मालशेज घाट के आगे पहाड़ों की तलहटी में हमारा गांव बसा है। उस पहाड़ी इलाके में सूर्यास्त जल्दी हो जाता था। जब सूरज पहाड़ों के पीछे छिपता तो आसमान में उजाला होने के बावजूद नीचे घाटियों और गांव में अंधेरा छा जाता था। यह नजारा एक अजीब सा एहसास कराता था, जैसे अंधेरा आसमान से उतर नहीं रहा बल्कि नीचे से उठकर ऊपर चढ़ रहा हो। हमारा गांव उन्हीं पहाड़ों की गोद में था। गांव में करीब 200 लोग रहते थे। घर खपरेल वाले, दीवारें पत्थर और मिट्टी की और चौखटें पुरानी और घिसी हुई थी। गांव में बिजली तो आ गई थी पर बहुत कम बार होती थी। पानी के लिए कुएं थे। कुल मिलाकर सब कुछ पुराना ही था। मैं विनायक पाटिल उस गांव का रहने वाला था, लेकिन पिछले 12 सालों से काम के सिलसिले में मैं पुणे में रह रहा था। तब मेरी उम्र 35 साल थी। मैं पुणे के ही एक तहसील के गांव के स्कूल में टीचर था और अपने काम से खुश था। पत्नी सुमन मुझसे 2 साल छोटी। हमारी शादी को 8 साल हो चुके थे। बड़ा बेटा आदित्य 7 साल का था, स्वभाव से शांत और पढ़ाई में होशियार। और छोटी बेटी अनु, वो 4 साल की थी। अपनी मां सुमन जैसी ही बातूनी, दिखने में सुंदर और तेज तर्रार। जब मैं पुणे में था तब मेरे पिता, जिन्हें मैं दादा कहता था, वो एक दिन अचानक बीमार पड़ गए और इसी वजह से आखिरकार हमें अपने गांव वापस आना पड़ा। डॉक्टर ने कहा था कि 1-2 महीने की बात है, 1-2 महीने गांव जाकर रहो, और इसलिए हम सब गांव आ गए। दादा की सेहत देखने, घर संभालने और एक अकेले बुजुर्ग इंसान को सहारा देने के लिए। जिस दिन हम गांव पहुंचे उस दिन शाम के 5 बज रहे थे। जब हमारी जीप गांव की दहलीज पर पहुंची तब सूरज पहाड़ों के पीछे छिपने लगा था। घाटी से ठंडी हवा ऊपर आ रही थी। उस हवा में एक अजीब सी नमी और घास मिट्टी की मिलीजुली महक थी, जिसे मैं बचपन से पहचानता था। जीप से उतरते समय मैंने एक गहरी सांस ली। पहाड़ दिखे, गांव दिखा और दहलीज पर खड़ा वो पुराना पीपल का पेड़ दिखा। और तभी मेरी नजर वहीं ठहर गई। उस पीपल के पेड़ के नीचे वहां पर एक गुड़िया थी, पत्थर की बनी हुई, करीब 1 हाथ जितनी लंबी। एक साधारण सी आकृति, सिर, धड़, हाथ पैर, पर उसका चेहरा नहीं था। चेहरे की जगह बस साफ सपाट मिट्टी थी। कोई रंग नहीं, कोई सजावट नहीं, बस एक कच्ची ऊबड़ खाबड़ आकृति जो उस पेड़ के पास मिट्टी में गड़ी हुई थी। मैंने कुछ पल उसे देखा और फिर नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि ऐसी ही गुड़िया मैंने अपने बचपन में भी देखी थी। और फिर मैं सामान उतारने लगा, लेकिन पिछली सीट पर बैठी अनु की नजर उस पेड़ और गुड़िया पर पड़ गई और फिर वो हिले तक नहीं। उसकी नन्ही आंखें उस गुड़िया पर टिक गई थी। जब हम आगे बढ़ने लगे तब भी वो मुड़ मुड़ कर पीछे देख रही थी, जब तक कि वो पेड़ दिखना बंद नहीं हो गया। बाबा, वो गुड़िया किसकी है? पता नहीं बेटा, किसी की होगी। वो अकेली क्यों है? पता नहीं, पर छोड़ो उसे, सामने देखो। अनु ने मुंह तो आगे कर लिया, लेकिन उस पेड़ की तरफ उसने जो देखा था वो उसके 4 साल के नन्हे दिमाग में कहीं गहरे बैठ गया था। दादा का घर गांव के अंदर ही था। पुराना घर, पत्थरों से बना हुआ, 2 कमरे, एक रसोई और एक छोटा सा आंगन। आंगन में एक तुलसी का पौधा और एक पुराना पारिजात का पेड़ था। दादा तब दरवाजे पर ही हमारा इंतजार कर रहे थे। अब उनकी उम्र 70 के पार हो गई थी। पैर भारी हो गए थे, पीठ झुक गई थी, पर आंखों में चमक अब भी थी। मुझे देखते ही उनके चेहरे पर एक सुकून और सहारा मिलने का भाव साफ दिख रहा था। आ गया विनय? हाँ दादा, अब कैसी तबीयत है? ठीक है, तुम लोग आ गए हो तो अब और भी अच्छा लगेगा। अनु दौड़कर दादा के पास गई।
दादा ने उसे गोद में उठा लिया। हम घर के अंदर गए, सामान रखा और अपने अपने कामों में लग गए। रात का खाना हुआ, दादा सोने चले गए, बच्चे भी सो गए थे। सुमन और मैं दिए की रोशनी में बैठे थे। हवा में ठंडक थी और बाहर झिंगुरों की एक सुरी आवाज गूंज रही थी, और वो आवाज रात के सन्नाटे में और भी तेज महसूस हो रही थी। और तब सुमन बोली, यहां बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, ये गांव मेरे बचपन से ऐसा ही है, यहां कुछ नहीं बदला। पुणे से यहां आकर अच्छा लग रहा है, वहां हमेशा शोर रहता है, यहां कितनी शांति है। मैंने बाहर देखा, खिड़की से चांद की रोशनी में पेड़ों की परछाइयां दिख रही थी जो हवा से हौले हौले हिल रही थी। मैं कुछ देर रुका और फिर बाहर देखते हुए बोला, सुमन, एक बात बताता हूं। गांव की दहलीज पर वो जो पीपल का पेड़ है वो बहुत पुराना है, गांव जितना ही पुराना। बस कभी उस पेड़ के पास मत जाना और बच्चों को भी वहां मत जाने देना। और सुमन ने मेरी तरफ देखा। क्यों? बचपन से दादा यही कहते आए हैं, कभी वजह पूछी तो बताई नहीं, पर हमेशा यही कहा कि उस पेड़ के पास मत जाना। पर क्यों ये नहीं बताया? नहीं, शायद कोई बड़ी वजह होगी। खैर, कल दादा से पूछूंगा। सुमन थोड़ी हंसी। गांव में ऐसी बातें तो होती ही रहती है, हर गांव में कुछ न कुछ ऐसा होता है जिससे लोग डरते हैं, यहां बच्चों को डराते हैं। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस बाहर देखता रहा। मुझे पता था कि बचपन में मैं कभी उस पेड़ के पास नहीं गया था। मेरे दोस्तों ने कई बार मुझे चिढ़ाया था कि मैं डरपोक हूं, पर मैंने सिर झुका लिया था। डर लगता है या नहीं, यह कहना आसान नहीं था, पर वो सच था। उस पेड़ के पास से गुजरते समय एक अजीब सा एहसास होता था, जैसे कोई पीछे से देख रहा हो। एक भारी सी नजर जो दिखती नहीं थी पर महसूस जरूर होती थी। और मैंने ये बात कभी किसी को बताई नहीं थी। उस रात मुझे बहुत अच्छी नींद आई, लेकिन सुबह के समय आसमान अभी भी काला था और पूरब में बस हल्का सा रंग चढ़ना शुरू हुआ था। और तब अनु जाग गई। उसने आंखें खोल रखी थी और अपना चेहरा मेरी छाती में छिपा रखा था। अनु, क्या हुआ बेटा? वो कुछ नहीं बोली। कोई बुरा सपना देखा क्या? वो धीरे से बोली। वो गुड़िया, उसकी आवाज बहुत धीमी थी। वो गुड़िया मुझे देख रही थी। मैंने उसे करीब खींच लिया। गुड़िया देखती नहीं है बेटा, उसकी आंखें नहीं होती, वो जिंदा नहीं होती। और तब उसने कहा, उस गुड़िया की आंखें थी। वो बुरा सपना होता है, सुबह होने दो, सब ठीक हो जाएगा। वो चुप रही और फिर से बोली, वो आने वाली है। कौन? पर इस सवाल का कोई जवाब नहीं मिला। और तब मैंने देखा तो अनु फिर से सो चुकी थी। मुझे समझ नहीं आया कि उसने ऐसा क्यों कहा, और वो सच में जागी थी या फिर नींद में बोल रही थी। पर एक बात तय थी कि नींद में कोई इतना साफ नहीं बोलता। उसके बाद मैं पूरी सुबह जागता रहा, आंखें खोले छत की ओर देखते हुए, जब तक कि पूरी तरह सवेरा नहीं हो गया। अगले दिन सुबह दादा ने स्नान किया, पूजा पाठ किया और चाय पीने बैठे। और उस पल मैं भी उनके सामने जाकर बैठ गया। दादा, गांव की दहलीज पर वो जो पीपल का पेड़ है, उसके बारे में आपने आज तक मुझे कुछ भी नहीं बताया। ऐसा क्यों? दादा ने चाय का कप नीचे रखा और बाहर देखने लगे। वो थोड़ी देर चुप रहे, जैसे वो तय कर रहे हो कि बात कहां से शुरू करनी है। और कुछ देर चुप रहकर उन्होंने कहा, 60 साल पुरानी बात है। मैं तब छोटा था, कोई 12-13 साल का। हमारा गांव तब भी ऐसा ही था, दुनिया से कटा हुआ। बाहर का कोई यहां आता नहीं था।
और आता भी तो टिकता नहीं था। एक गांव जैसा गांव। मैंने सिर हिलाया और उन्होंने आगे कहा, उस साल एक औरत आई थी। कौन औरत? पता नहीं कौन थी, कहां से आई थी, किसी को कुछ भी पता नहीं था। वो आई तो अकेली आई। एक रात अचानक आ पहुंची। कोई सामान नहीं था। कहां से आ रही है, कहां जाएगी, कुछ नहीं बताया। बस गांव में आई और यहां रहने लगी। कौन थी वो? इस सवाल का जवाब किसी को कभी नहीं मिला। और तब दादा ने एक गहरी सांस ली। वो बोलती थी, पर बहुत कम। किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करती थी। दिखने में साधारण थी, पर उसमें कुछ ऐसा था जिसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। उससे बात करते समय एक अजीब सा एहसास होता था, जैसे वो आपसे बात नहीं कर रही है, बल्कि आपको देख रही है, आपको जांच रही है, कुछ तय कर रही है। मैं चुपचाप सुनता रहा। कुछ सोचकर वो फिर बोले, वो गांव में महीना भर रही और उसी महीने में गांव में 7 बच्चे बीमार पड़ गए। 7? हाँ, अलग अलग घरों के। अचानक बुखार, कमजोरी, खाना पीना बंद, और 7 एक एक करके चल बसे। दादा की आवाज अब भारी हो गई थी। मेरा एक दोस्त था, रमाकांत। उसका भाई भी उसी महीने गुजर गया था। 5 साल का था। एक रात अच्छा भला था और अगली सुबह उठा ही नहीं। बाहर कोयल कूक रही थी, लेकिन उस आवाज से एक अजीब सा विरोधाभास पैदा हो रहा था। बाहर सब सुंदर था, पर अंदर ये बातें बोझिल लग रही थी। और फिर उन्होंने कहा, गांव के लोग भड़क गए, क्योंकि जो 7 बच्चे एक एक करके मरे थे, उनका किसी न किसी वजह से उस औरत से संपर्क आया था। कभी उसने किसी को गोद में उठाया था, तो किसी को कुछ खाने के लिए दिया था। सबने उस औरत की तरफ उंगली उठाई। सबको लगा कि उसने कुछ किया होगा, पर वो कुछ बोली नहीं। उसने न तो गुनाह कबूल किया और न ही इनकार किया। वो बस देखती रही। पर उसकी नजरों में एक बात थी, जैसे वो कह रही हो, तुम्हें जो करना है करो, मैं यही हूं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। फिर लोग आपे से बाहर हो गए। उसे मारा पीटा गया और उसी में उसकी जान चली गई। जैसे ही उसकी जान गई, आसमान में बादल घिर आए, मानो उसकी मौत का शोक मनाने के लिए वो सब इकट्ठा हुए हो। बिजली कड़कने लगी, तूफानी बारिश शुरू हो गई। गांव वालों को डर सताने लगा कि कहीं गांव पर कोई बड़ी आफत ना आ जाए। गांव के पुराने और जानकार लोगों ने एक फैसला लिया। उन्होंने उसे एक जगह दफना दिया, पर तभी पता चला कि वो जिंदा थी। जमीन के नीचे हलचल हो रही थी। उसे फिर से बाहर निकाला गया और देखा तो उसका शरीर ठंडा था, किसी मुर्दे जैसा, पर आंखें खुली थी। अब कमरे में सन्नाटा छा गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं। मैं बस उन्हें सुन रहा था। मैंने धीरे से पूछा, जिंदा थी मतलब? शायद थी, पता नहीं। लेकिन फिर से गड्ढा खोदा गया और उसे उसमें उतारा गया। वो जिंदा है या वाकई मर गई है, ये देखने की भी किसी में हिम्मत नहीं थी। उसने कोई विरोध नहीं किया, न चीखी न रोई।
बस देखती रही। आखिरी दम तक, आखिरी पल तक उसकी आंखें खुली ही थी। और उसके बाद वहां एक पेड़ उगाया। यही वो पीपल का पेड़ है। पर साल भर में गांव पर मुसीबतें आने लगी। लोगों को अजीब अजीब वहम होने लगे। वो उस पेड़ के पास खड़ी दिखाई देने लगी। तब एक जानकार आदमी ने उस पेड़ के नीचे एक पत्थर की गुड़िया गाड़ दी। उसने कहा कि ये गुड़िया उसे बांध कर रखेगी, पर वो गुड़िया हर 5 साल में बदलनी पड़ती है, वरना बंधन टूट जाता है। और दादा की बात सुनकर मेरे पेट में जैसे डर का एक गोला सा बन गया। और दादा ने आगे कहा, और पिछले 10 सालों में शायद वो गुड़िया किसी ने नहीं बदली। दादा ने तब सिर झुका लिया। हमारे गांव में अब जानकार लोग नहीं रहे। पुराने बुजुर्ग या तो बहुत बूढ़े हो गए हैं या मर गए हैं। जिन्हें ये सब पता था वो चले गए। उनके बाद वालों ने सब भुला दिया। मुझ में भी अब जान नहीं बची। और ये सब कैसे करते हैं ये तक मुझे नहीं पता। मुझ में वो सवाल पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी, पर फिर भी मैंने पूछ लिया। और अभी वहां पर जो गुड़िया है वो नई है या पुरानी? दादा ने मेरी तरफ देखा। तुमने देखी? हाँ, कल जब आए थे तब। कैसी थी? साधारण, बस पेड़ के पास गड़ी हुई। दादा एक पल चुप रहे। मुझे नहीं पता कि वो किसने रखी है, पर एक बात बताता हूं। अगर वो गुड़िया टूटी हुई होती या उल्टी होती या फिर अपनी जगह पर नहीं होती तो फिर बहुत चिंता की बात थी। तो मैंने कुछ याद कर कहा, पर वो तो वही थी, मतलब बंधन अभी भी है। थी तो अच्छी बात है, मतलब डरने की कोई बात नहीं है। मैंने दादा की बात सुनी, पर फिर भी मुझसे रहा नहीं गया। मैं चुपचाप गांव के मुहाने पर गया, पैदल, अकेले। वहां जाते ही मुझे गांव के बाहर वाला वो पीपल का पेड़ दिखा। बहुत बड़ा, ऊंचा। उसकी टहनियां इतनी फैली हुई थी कि बाहर की रोशनी अंदर नहीं पहुंच पा रही थी। पेड़ का तना बहुत मोटा था। 2 आदमी मिलकर घेरे तब जाकर पकड़ में आए इतना बड़ा। छाल पर बरसों की खरोंचें थी। पेड़ की जड़ों ने जमीन उखाड़ दी थी। जड़ें बाहर निकली हुई थी, जमीन पर फैली हुई, मानो पेड़ जमीन में और भी गहरा धंसने की कोशिश कर रहा हो। पर वहां कोई है जो उसे अंदर धंसने नहीं दे रहा। मैं धीरे से आगे बढ़ा, जमीन पर नीचे देखा और मैं चौंक गया, क्योंकि वहां पर वो गुड़िया नहीं थी। जहां गुड़िया थी वहां अब एक छोटा सा गड्ढा था, जैसे किसी ने उसे निकाल लिया हो। मिट्टी में उसके आकार की एक साफ जगह बची थी। मैं उस गड्ढे को देखता रहा। बाहर धूप थी, आसमान साफ था, सड़क से कोई गुजर रहा था। पर उस पेड़ के नीचे खड़े होकर मुझे बस एक ही बात महसूस हो रही थी कि मुझे यहां से निकलना चाहिए, अभी, इसी वक्त। मैं झट से पीछे मुड़ा और तेज कदमों से घर की तरफ आ गया। मैंने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मन में बस एक बात थी कि कुछ बुरा ना हो जाए। उस दोपहर सुमन खाना बना रही थी। सब्जी कटने की आवाज, तड़के की आवाज, चूल्हे पर बर्तनों की खनखनाहट, इन सब आवाजों से रसोई भरी हुई थी। आदित्य अंदर बैठकर कुछ काम कर रहा था और दादा दोपहर की नींद ले रहे थे। अनु तब बाहर आंगन में थी, अकेली खेल रही थी। और ये आम बात थी कि वो खुद से ही खेलती थी, खुद से ही बातें करती थी। पर आज सुमन सब्जी काटते काटते रुक गई। तब अनु किसी से बात कर रही थी। सुमन ने हाथ पोंछे और खिड़की की तरफ चली गई। आंगन में अनु अकेली ही थी।
पर वो बोल रही थी जैसे किसी को जवाब दे रही हो, हंस रही थी। अभी उसने हाँ हाँ कहा और अपना सिर हिलाया जैसे कोई कुछ कह रहा हो और सुनने वाला सिर हिलाकर हामी भरता है। अनु, सुमन ने आवाज दी। अनु ने ऊपर देखा। क्या हुआ मां? किससे बात कर रही हो? अपनी सहेली से। कौन सी सहेली? वहां तो कोई नहीं है। अनु ने जो किया उसने सुमन को बेचैन कर दिया। उसने सुमन की तरफ देखा, फिर अपने बगल में देखा, जैसे वो बगल में किसी से नजरों ही नजरों में बात कर रही हो। और फिर सुमन की तरफ देखकर वो बोली, तुम्हें नहीं दिख रही? नहीं, मुझे नहीं दिख रही। और फिर अनु ने कहा, पता नहीं, पर उसने कहा कि जिन्हें मैं पसंद हूं मैं सिर्फ उन्हीं को दिखती हूं। सुमन ने तब बात टालनी चाहिए। अनु, बच्चे ऐसे अकेले में खेलते हैं, खुद से बातें करते हैं, पर तुम लगातार ऐसी करती रहोगी तो ठीक नहीं है। चलो अंदर आओ। अनु उठी, पर जाते जाते उसने एक बार मुड़कर पीछे देखा और हाथ से टाटा किया। सुमन ने उस खाली जगह की तरफ देखा। वहां कुछ नहीं था, बस दोपहर की धूप थी और पारिजात के पेड़ की परछाई थी। पर उस परछाई में एक पल के लिए सुमन को ऐसा लगा कि कुछ हिल रहा है। वो खिड़की से पीछे हट गई। उसने खुद को समझाया कि शायद धूप की वजह से वहम हुआ होगा। पर उस दोपहर वो फिर से खिड़की के पास नहीं गई। उस शाम दादा ने जो कुछ भी बताया था वो मैंने सब कुछ सुमन को बता दिया, और यह भी कि अब वहां गुड़िया नहीं है। सुमन बस सुनती रही और फिर उसने पूछा, और अनु? मैं चुप रहा और कुछ सोचकर उसे कहा, यह कहना मुश्किल है, लेकिन दादा ने जो बताया है उसमें एक बात थी कि वो औरत जो 60 साल पहले आई थी वो बच्चों को पहले छूती थी, उनसे बातें करती थी और फिर बच्चे बीमार पड़ने लगते थे। फिर सुमन ने धीरे से पूछा, तुम्हारा मतलब है कि अनु? मुझे नहीं पता, पर मुझे चिंता हो रही है। उस रात हम दोनों भारी मन से सो गए, क्योंकि भले ही अभी तक कुछ हुआ नहीं था, पर दिल में एक डर जरूर था। और उस रात के 12 बजे के करीब मेरी आंख खुल गई। किस वजह से पता नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि बिना किसी आवाज के आंख खुल जाती है, जैसे अंदर से किसी ने धक्का दिया हो। मैंने आंखें खोली। कमरा शांत था। बाहर से झिंगुरों की एक सुरी आवाज आ रही थी। सुमन बगल में थी, सोई हुई। अनु नीचे बिस्तर पर सोती थी और वो भी अपनी जगह पर ही थी। आदित्य भी वही था। और मैंने एक गहरी सांस ली। लगा कि सब ठीक है और मैंने चैन से आंखें मूंद ली। तभी मुझे महसूस हुआ खिड़की से हवा आ रही थी, एकदम ठंडी, और उस हवा में एक अलग ही महक थी, गीली मिट्टी की महक। पर रात को तो बारिश नहीं हुई थी, हवा सूखी थी। फिर ये महक कहां से आई? मैंने आंखें खोली, खिड़की की तरफ देखा। मैं उठा, आंगन में गया। रात शांत थी। आसमान में तारे थे, पर चांद नहीं दिख रहा था। पहाड़ों के काले आकार आसमान पर उभरे थे। गांव में कहीं कोई रोशनी नहीं थी। मैंने नाक सिकुड़कर हवा को सूंघा, और अब वो महक नहीं आ रही थी, बाहर भी नहीं थी। मन में आया कि वहम हुआ होगा। मैं अंदर जाने के लिए मुड़ा। तभी गली के कोने पर एक साया दिखा, छोटा सा, सफेद। मैंने आंखें गड़ाकर गौर से देखा। वो अनु थी। पर वो बाहर कब आई? अनु गली में खड़ी थी, सफेद फ्रॉक, नंगे पैर, बाल खुले। वो गांव की सीमा की तरफ देख रही थी, एकदम स्थिर, बिना हिले, किसी पुतले की तरह।
अनु, मैंने धीरे से पुकारा, पर वो हिली नहीं। मैं दौड़कर उसके पास गया, उसके कंधे पकड़े। अनु, वो पीछे मुड़ी। उसकी आंखें खुली थी, पर उनमें जागने जैसी कोई चमक नहीं थी। आंखें खुली होने के बावजूद वो गहरी नींद में थी। मैंने उसे उठा लिया, सीने से लगा लिया। वो भारी लग रही थी। नींद में इंसान भारी हो जाता है, बिल्कुल वैसी ही। मैं उसे लेकर घर आया, उसे बिस्तर पर लिटाया। तब वो धीरे से जागी। बाबा, सो जाओ बेटा, वो फिर बोली। वो मुझे बुला रही थी। कौन? मेरी सहेली। बोली आ जाओ पेड़ के पास, मैं खेलने आई हूं। बेटा, रात को सोते हैं, खेलते नहीं है। पर वो बोली रात को ही आना, दिन में वो पेड़ के पास नहीं जा सकती। और तब मैंने उसे कसकर पकड़ लिया, क्योंकि वो क्या कह रही थी ये उसे तो पता नहीं था, पर मुझे समझ आ रहा था। तुम मत जाओ, मेरे पास सो जाओ, मैं उसे जाने के लिए कह देता हूं। और तब अनु ने अपना सिर मेरे सीने में छुपा लिया, बिना कुछ बोले। पर सोते समय उसके होठ हिले और मैंने सुना, वो आने वाली है, उसने कहा है मैं आऊंगी। मैंने फिर एक बार उसकी तरफ देखा तो वो गहरी नींद में थी, जैसे उसे पता ही नहीं था कि वो क्या बोल रही है। तीसरे दिन सुबह जब मेरी आंख खुली तो सुमन पहले से ही उठ चुकी थी। ये तो हमेशा की बात थी कि सुमन जल्दी उठती थी, चाय बनाती, मंदिर में दिया जलाती और फिर बाकी कामों में लग जाती। पर उस सुबह रसोई से कोई आवाज नहीं आ रही थी, चाय की महक नहीं थी, मंदिर में दिए की रोशनी नहीं थी। मैं उठकर देखने गया। सुमन तब आंगन में खड़ी थी, पारिजात के पेड़ के पास, और उसकी पीठ मेरी तरफ थी। सुबह की कच्ची धूप में उसकी परछाई लंबी फैली थी, बाल खुले छोड़ रखे थे और वो बिल्कुल भी हिल नहीं रही थी, बस खड़ी थी। बाहर दूर देख रही थी, शायद गांव की सीमा की तरफ। और तब मैं बाहर आया। सुमन, वो चौंक गई, झट से मेरी तरफ मुड़ी। क्या क्या हुआ? तुम यहां क्या कर रही हो? अभी तक कुछ भी काम नहीं हुआ, चाय भी नहीं बनी है। उसने मेरी तरफ देखा। एक पल को ऐसा लगा जैसे वो मुझे पहचानती ही नहीं हो, और वो किससे बात कर रही है ये समझने में उसे एक पल लगा। फिर चेहरे पर पहचान वाली मुस्कान आई। हाँ, अभी करती हूं, बस जरा हवा खा रही थी। सुबह कितनी जल्दी उठ गई? 4 बजे आंख खुल गई थी, फिर नींद ही नहीं आई। क्यों? पता नहीं। और इतना बोलकर वो अंदर चली गई। चाय बनाई और सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो गया। पर मेरे मन में वो एक पल, जब उसने मेरी तरफ देखते हुए कुछ 1 सेकंड का वक्त लिया था, वो वक्त बहुत अजीब था। उस दिन दोपहर को अनु ने फिर आंगन में खेलते हुए अपनी उस अदृश्य सहेली से बातें करना शुरू किया। तब मैं बरामदे में बैठा था और उसे सुन रहा था। अनु बोली, तुम कहाँ रहती हो? वो रुकी, जैसे वो उसका जवाब सुन रही हो। पेड़ के नीचे। पर रात को, दिन में क्यों नहीं? वो कुछ पल और रुकी और फिर से बोली, ठंड लगती है क्या? और एक बार फिर रुकी, तुम्हें भूख नहीं लगती? और फिर एकदम हंसी, वही बच्चों वाली मासूम हंसी। मुझे भी सब्जी पसंद नहीं है। और तब मैंने आदित्य को इशारा किया। आदित्य मेरे पास आया। मैंने तब उसके कान में कहा, अनु के पास बैठो, वो क्या बोल रही है सुनो, बस मुझे बाद में बताना। आदित्य ने सिर हिलाया और वो अनु के पास चला गया, वहीं नीचे बैठ गया। किससे बात कर रही हो? अपनी सहेली से। कौन सी सहेली? अनु ने बगल में इशारा किया, खाली हवा में। वो देखो। आदित्य ने उस तरफ देखा
उसे कुछ नहीं दिखा। वो कैसे दिखती है? सफेद कपड़े, खुले बाल, और वो हमेशा हंसती रहती है। आदित्य के चेहरे पर एक भाव आया, वो भाव जो बच्चों के चेहरे पर तब आता है जब उन्हें पता होता है कि कुछ ठीक नहीं है, पर वो उस पल कह नहीं पाते। और तब उसने मेरी तरफ देखा और फिर अनु ने कुछ और कहा, पर वो मुझे साफ नहीं सुनाई दिया। मैंने उसे इशारे से पूछा, क्या? लेकिन आदित्य ने सिर हिलाया, ऐसे कि बाद में बताता हूं। रात को जब सब सो गए तो आदित्य मेरे पास आया। बाबा, वो सहेली अनु बोली कि उस पेड़ के नीचे ठंड लगती है, और बोली। आदित्य कुछ पल रुका। बोलो, क्या कहा उसने? बोली कि वो भूखी है, बहुत सालों की भूखी है, और अब खाने का वक्त आ गया है। मेरे गले में जैसे अटक अटक सा गया, मैं एकदम से सन्न रह गया। मैंने शांति से आदित्य से कहा, ठीक है, तुम जाओ, और अनु से उस सहेली के बारे में अब बात मत करना, समझ गए? पर क्यों? जितना कह रहा हूं उतना करो। आदित्य ने सिर हिलाया और वो सोने के लिए अपनी जगह पर चला गया। उसकी अगली रात मैं और सुमन खाना खा रहे थे। दादा खाना खाकर पहले ही सो गए थे, बच्चे सो चुके थे और सिर्फ हम दोनों जाग रहे थे। उस रात सुमन ने कम खाना खाया और मैंने उससे पूछा भी, क्या हुआ, भूख नहीं है क्या? हाँ शायद। सुबह से ठीक से कुछ खाया नहीं है तुमने? हाँ, पता नहीं क्यों, पेट भरा भरा सा लगता है। मैंने उसे गौर से देखा, वो थकी हुई लग रही थी। आंखों के नीचे हल्के काले घेरे, चेहरे पर एक पीलापन। और ये सब एक दिन में नहीं आता। जो कुछ भी था वो 2-3 दिन से हो रहा था। मैंने फिर उसे पूछा, ठीक से सो रही हो ना? नींद आती है, पर वो एक पल के लिए रुकी और फिर आगे कहा, पर सुबह उठते समय ऐसा लगता है जैसे नींद आई ही नहीं। शरीर भारी रहता है, सिर भी भारी रहता है। तो डॉक्टर के पास चले क्या? नहीं, शायद नई जगह है इसलिए ऐसा हुआ होगा, थकान होगी शायद, ठीक हो जाएगी। मैंने थाली उठाई, उसे रसोई में ले गया। बर्तन रखते समय मैंने मुड़कर सुमन को देखा। वो खाने के कमरे में बैठी थी, हाथ गोदी में रखे हुए, नजर सामने दीवार की तरफ, पर उसकी नजर एकदम खाली थी। वो किसी चीज की तरफ देख रही थी, पर कोई विचार नहीं, बस खाली। और उसकी अगली रात मुझे नींद तो आ गई थी, पर अब वो पहले जैसी गहरी नींद नहीं थी। हमेशा यह डर बना रहता था कि पता नहीं कब क्या हो जाए, इसलिए अब मैं बस आधी अधूरी नींद में ही रहता था। जरा सी भी आवाज से मेरी आंख खुल जाती थी। उस रात मेरी नींद एक आवाज से खुली, बहुत ही मध्यम, एक ही लय में, और वो बिल्कुल पास से आ रही थी। सर सर की आवाज। मैंने आंखें खोले बिना ही उसे सुना। आवाज जानी पहचानी थी, जैसे बाल संवारते वक्त आती है। कंघी जब बालों से गुजरती है, उसके दांत बालों को पकड़ते हैं और फिर छोड़ते हैं। उस रगड़ की, उस खिंचाव की एक धीमी सी आवाज आ रही थी। मैंने आंखें खोली। कमरे में अंधेरा था। बाहर से आ रही झिंगुरों की आवाज के अलावा हर तरफ गहरा सन्नाटा था। किसी कोने से वो आवाज आ रही थी। मैंने अपनी गर्दन उस तरफ घुमाई। कमरे के कोने में एक अलमारी थी। उस अलमारी पर एक बड़ा सा आईना लगा था। उस घर का पुराना आईना। बहुत पुरानी कांच होने की वजह से उस पर कुछ दाग भी थे, पर मुझे सब कुछ साफ दिख रहा था। मैंने गौर से देखा। उस आईने में सुमन की परछाई थी। वो आईने के सामने खड़ी थी, बाल खुले थे, एक हाथ में कंघी थी
और वो बाल संवार रही थी, बड़े आराम से, एक ही लय में। मैंने बिना कोई आवाज किए धीरे से उठकर बैठने की कोशिश की। मैं बहुत धीरे से उठा, मेरे पैर कांप रहे थे। मैंने दीवार का सहारा लिया, एक कदम, दो कदम, धीरे से अलमारी की तरफ बढ़ने लगा। आईने वाली सुमन ने बाल संवारना बंद नहीं किया। सर सर की आवाज आती ही रही। मैं थोड़ा और करीब गया और पास जाकर मुझे दिखा कि आईने वाली सुमन कंघी चलाते हुए कुछ और भी कर रही थी। वो बाल तो संवार रही थी, पर उसकी नजर आईने में नहीं थी। वो आईने के पार कहीं और देख रही थी, मेरी ही तरफ। यानी वो मुझे ही देख रही थी, मेरी परछाई को नहीं, सीधे मुझे। मैंने उसे छूने के लिए हाथ आगे बढ़ाया और आईने वाली सुमन ने उसी वक्त अपना हाथ उठाया। उसने कंघी मेरी तरफ फेंक दी और वो एक अजीब सी आवाज में हंसी। उस हंसी में सुमन कहीं नहीं थी। सुमन के चेहरे पर हंसी तो थी, पर वो हंसी उसकी अपनी नहीं थी। वो बहुत ही मशीनी, बनावटी थी, जैसे उसके अंदर कुछ न हो। मैं डर कर पीछे हटा। उसी पल मैंने देखा कि आईना खाली था। मैं वहीं खड़ा रह गया, हाथ सीने पर, और सांसें बुरी तरह फूल रही थी। पर तभी मुझे महसूस हुआ सुमन तो बगल में थी, बिस्तर पर सोई हुई, बिल्कुल शांत। मेरा शरीर जैसे जम सा गया। मैंने फिर से आईने की तरफ देखा और अब आईने में सिर्फ मेरी ही परछाई थी, अकेली, कांपती हुई। और मैं चुपचाप जाकर अपनी जगह पर सो गया। सुबह मैंने सुमन को कुछ नहीं बताया। उसने चाय बनाई, हमेशा की तरह बातें की, बच्चों को उठाया, नाश्ता किया, पर मैं उसे ही देख रहा था। लगातार उसकी हर हरकत पर मेरी नजर थी, क्योंकि वो बोलते वक्त अब पहले जैसे नहीं बोल रही थी। कुछ तो गायब था, जो हमेशा होता है। इंसान जब बोलता है तो वो सिर्फ शब्द नहीं होते, उसमें एक अपनापन होता है, एक लय होती है जो उस इंसान की अपनी होती है। सुमन बोल तो रही थी, पर वो अपनापन, वो लय, वो नहीं थी। पर फिर भी मैंने खुद को समझाया, वो थकी होगी, उसकी नींद पूरी नहीं हुई होगी। पर दोपहर को सुमन बर्तन मांज रही थी। मैं उसके पास से गुजरते हुए रुक गया, उसकी पीठ पर हाथ रखा। वो रुकी और एकदम से पीछे मुड़ी। मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा। वो देख रही थी मेरी तरफ, पर उस देखने में एक अजीब सा खालीपन था, जैसे वो मुझे नहीं देख रही, बल्कि मेरे जरिए कहीं और, मेरे पार देख रही हो। और उसके चेहरे पर वही मुस्कुराहट थी जो मैंने रात में देखी थी।